गुड आफ्टरनून बच्चों, अपना आगे वाला टॉपिक चालू करना है। देखो अपना कैपिटल गेन चल रहा है और ये कैपिटल गेन का एक लास्ट टॉपिक है बच्चों। इसके बाद हम लगभग हमारे चैप्टर को सबको कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर आप फ्रॉम ये टॉपिक करने के बाद एक काम करेंगे, अपन ये टॉपिक कर लें, उसके बाद अपन पूरा एक बार चैप्टर फटाफट रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, प्रैक्टिकल्स करने ही है इसके, आपको टेस्ट भी लूंगा मैं आपका, तो चलो पहले एक बार सामने ध्यान दो। ये बच्चों लास्ट 54 GB, मैं आपको एक बार बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस अपने 54 के चल रहे थे, ठीक है, जिसमें मैं आपको 54 बता चुका हूं, घर के बदले घर, 54B एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड, याद आ रहा है। फिर 3 सेक्शन पढ़े थे, 54D, G और GA, ये क्या था, इंडस्ट्री के बदले इंडस्ट्री। एक पढ़ा था 54EC, 54EC क्या था, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट के बदले, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट के बदले क्या खरीदने थे, बॉन्ड्स, याद आया, लिमिट 50 लाख की थी। लास्ट क्लास में अपन ने एक सेक्शन किया था 54F, वो क्या था, जिन लोगों को घर खरीदना है और वो लोग बची हुई एसेट्स बेचकर उन पैसों से नया घर खरीदेंगे, उनके लिए था 54F। क्लियर, प्रैक्टिकल लाइफ का बहुत काम का सेक्शन भी है वो। अब एक लास्ट सेक्शन रह गया 54GB, है ना। अब ये GB क्या बच्चों, बहुत सिंपल याद रखना है, थ्योरेटिकल है, याद क्या रखना है। ये सेक्शन क्यों बनाया बच्चों, सुनो। एक्चुअल में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने देखा कुछ ऐसी कंपनीज हैं जहां पे उनको पैसों की सख्त जरूरत है। मेरा लॉजिक समझना है इस सेक्शन का। कुछ ऐसी कंपनी है जहां पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन पैसे लगाने वाले कोई नहीं। अब लगाने वाले नहीं तो लालच क्रिएट करो लोगों में कि भाई आप इस कंपनी में पैसे लगाओ तो हम आपको फायदा देंगे। तो ऐसी कंपनी जो सरकार की, भारत की भलाई कर सकती है, लेकिन पैसे नहीं थे उनके पास, तो उन कंपनीज को पैसे दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने लालच अपन को दे दिया। अपन को क्या कहा कि आपके पास अगर बड़े अमाउंट में पैसा है, बच्चों आपके पास, मेरे पास बड़े अमाउंट में पैसा कब आएगा, जब आप अपना कोई घर, आप अपना कोई प्लॉट बेचोगे। तो अगर आप अपना घर या प्लॉट बेच रहे हो तो उससे पैसे आपके पास बड़े अमाउंट में, उस बड़े अमाउंट पर गेन भी बड़े अमाउंट का होगा। गवर्नमेंट आपको क्या लालच देती है कि वो इतना बड़ा अमाउंट जो आपके पास है, उस पैसों को आप हमारी बताई गई कंपनी के शेयर्स में लगा दो, बस। अगर आप ऐसा करते हो कि आपके वो इतना बड़ा अमाउंट आप हमारी कंपनी के शेयर्स में लगा दोगे, तो फिर जो फॉर्मूला 54F में पढ़ा था अपन ने, रेशियो में एग्जम्पशन दिया था ना, उसी रेशियो में आपको इधर भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये लालच किसको दिया गया है, हमें कब लालच दिया गया है, जब हमारे पास बड़े अमाउंट में पैसा है। छोटे छोटे पैसे तो लोग अपने आप लगा ही रहे, बड़े अमाउंट में पैसा कैसे आया, देखो सामने असेसी कौन है, इंडिविजुअल और HUF, मतलब अपन लोग। अगर अपन लोग अपना घर या अपना रेजिडेंशियल प्लॉट, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्लॉट, लॉन्ग टर्म, समझ पा रहा है, अपना पुराना घर या पुराना प्लॉट बेचकर उन पैसों से अगर हम इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं ऑफ एलिजिबल कंपनी, हर कंपनी नहीं, एलिजिबल मतलब जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है, केवल उन कंपनीज के अगर हम शेयर्स खरीदेंगे तो हमें इस रेशियो में एग्जम्पशन मिलेगा। ये रेशियो वही है जो 54F में था। क्या था, जितने रुपए नए इन्वेस्टमेंट किया डिवाइड बाय जितने पैसे आपके पास थे, याद आ रहा है, FVC माइनस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। 40 लाख रुपए आपकी जेब में है, 40 में से 15 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, तो 15 लाख डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई बाय जितना आपका गेन हुआ। समझ में आया, एकदम सिंपल है। क्या बेचना है, घर या प्लॉट बेचना है, किसको, इंडिविजुअल और HUF को। खरीदना क्या है, शेयर्स खरीदना है, वही रिटर्न की तारीख से पहले। इसमें BCGDS स्कीम नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो आप शेयर्स खरीदोगे उसका लॉक इन पीरियड बाकी हर जगह 3 साल हुआ करता था, यहाँ पर कितना है, 5 साल। 5 साल तक आप ये कंपनी के शेयर्स बेच नहीं सकते। बाकी सारे पॉइंट वही है, वही रिटर्न से पहले इन्वेस्टमेंट करना है वगैरह वगैरह, और कुछ खास बात ध्यान नहीं रखनी। हाँ, एक अमेंडमेंट है बच्चों, याद रखना है, अगर वो एलिजिबल कंपनी कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट ने इसी साल,
ये 1920 के साल में ही लॉक इन पीरियड 5 की जगह कितना किया है, 3 साल। मतलब आपने अपना घर बेचकर शेयर्स खरीदे एलिजिबल कंपनी के, तो 5 साल तक नहीं बेच सकते। लेकिन अगर वही कंपनी कंप्यूटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो आपका लॉक इन पीरियड 3 साल है। मतलब 3 साल बाद बेचो, ये सेक्शन वापस एप्लीकेबल नहीं होगा। याद है ना, अगर शेयर्स लॉक इन में बेच देते हैं तो जो पहले लेस हुआ था वो बाद में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ये सेक्शन आपको समझ में आया? तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों। अब मैं आपको फटाफट रिवीजन करवा रहा हूँ, ढंग से समझना। सबसे पहले इस चैप्टर का क्या था, आपने चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, 45। क्या पढ़ा था 45 में? क्या होना चाहिए, गेन। गेन किससे होना चाहिए, ट्रांसफर से। ट्रांसफर किसका, कैपिटल एसेट का। जो कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करने से गेन कमाएगा उसको किस साल टैक्स लगेगा, जिस साल वो क्या करेगा, ट्रांसफर। याद है अपन ने सबसे पहले किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, फटाफट सुनना। सबसे पहले गेन होना चाहिए। गेन मतलब समझ में आया, जितना जेब से लगा उसका एक्स्ट्रा आया तो वो गेन है, तो टैक्स लगेगा। ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, मैंने कहा था केवल किसी एसेट को बेचने से ही कैपिटल गेन नहीं लगता, क्या होता है, ट्रांसफर। और ट्रांसफर मतलब सेल, एक्सचेंज। याद आ रहा है, अपने अधिकार को छोड़ना, रेलिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्वायर बाय गवर्नमेंट, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। याद आया, ये सब किसका पार्ट है, ट्रांसफर का। और अगर आप इसमें से किसी भी पॉइंट में कवर होते हो तो क्या लगेगा, कैपिटल गेन। फिर मैंने आपको बताया था कैपिटल एसेट मतलब, कैपिटल एसेट क्या पढ़ा था, कुछ भी टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल और इमूवेबल, सारी चीजें क्या होती है, एसेट। आपको याद रखना है कौन सी चीज एसेट नहीं होती, और एसेट नहीं है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। क्या पढ़ा था उसके अंदर, पहला पढ़ा था पर्सनल इफेक्ट्स। याद है, पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं होती तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और पर्सनल इफेक्ट्स मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जो काम आ रही है घर में। याद आ रहा है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी घर में यूज आती है वो पर्सनल इफेक्ट्स होती है और कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, और उसमें पर्सनल इफेक्ट्स के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, ज्वेलरी और वर्क ऑफ आर्ट। याद है, घर की कार, घर के आपके जो कपड़े हैं, जूते हैं, मोबाइल फोन है, ये सब पर्सनल इफेक्ट्स है, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन ज्वेलरी है तो वो पर्सनल इफेक्ट्स नहीं है, तो वो कैपिटल एसेट है तो कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, और क्या पढ़ा था, एग्रीकल्चर लैंड। याद आ रहा है ना, 10,000 से पॉपुलेशन कम है तो पूरी लैंड ही एग्रीकल्चर है। लैंड वर्ड यूज कर रहा हूँ, 10,000 से पॉपुलेशन कम है किसी एरिया में और वहां पर घर है, घर है तो एसेट है, प्लॉट है तो एसेट नहीं है। 10,000 से 1 लाख में 2 किलोमीटर, लाख से 10 लाख में 6 किलोमीटर, अब 10 लाख में 8 किलोमीटर दूर जो एरिया होता है वो एग्रीकल्चर लैंड है तो कैपिटल एसेट नहीं कहलाएगी। याद आ रहा है, गोल्ड बॉन्ड्स, समझ में आया, गोल्ड बॉन्ड हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, पर्सनल इफेक्ट्स हो गया, ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती। फिर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांजैक्शन एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांसफर। याद आ रहा है, कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जहां मालिक बदल रहा है लेकिन गवर्नमेंट कहती है टैक्स नहीं चाहिए। कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे बच्चों, याद करो। अगर आप किसी को कोई चीज फ्री में देते हो, मैंने एक बार वर्ड सिखाया था ना, अगर आप अपने पास से किसी को कोई चीज फ्री में दोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और फ्री में बच्चों क्या क्या पढ़ाया था मैंने, गिफ्ट में, इनहेरिटेंस, याद आ रहा है, वसीयत कर दो, गिफ्ट कर दो, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया, सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, अमालगमेशन हुआ, मर्जर हुआ, सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी में बदल गई, एलएलपी में बदल गई, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस में केवल नाम बदल जाता है, मालिकाना हक बदल जाता है, प्रॉफिट नहीं होता। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो फ्री में होता है उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। याद आ रहा है आपको, ये पढ़ा। फिर मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, दो बातें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बच्चों अब याद रह गया होगा 12, 24 और 36। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12, 24 या 36 से ज्यादा है, होल्डिंग पीरियड मतलब इतने टाइम से ज्यादा आप मालिक हो तो लॉन्ग टर्म, कम हो तो शॉर्ट टर्म। 12 महीने लिस्टेड शेयर्स, जीरो कूपन बॉन्ड उसमें था, 24 महीने अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर था।
और इसके अलावा जो अदर एसेट है ज्वेलरी वगैरह, इसके लिए कितने महीने थे? 36। अगर इससे ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, कम है तो शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, क्या बताया था मेरे बच्चों आपको? गेन जो निकालोगे उसका फॉर्मेट फिक्स है। गेन या लॉस का फॉर्मेट कैसे फिक्स है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में 4 चीजें ही काम आएंगी। क्या 4 चीजें थी? एफवीसी, और उसमें एफवीसी में कितनी चीजें लेस करते हैं? 3। याद आ रहा है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, एक्विजिशन एंड इंप्रूवमेंट। मैंने बोला था जो सेलिंग प्राइस होती है उसे बोलते हैं एफवीसी। जो खर्चा होता है तो गवर्नमेंट कहती है कैपिटल गेन में 3 ही खर्चे होते हैं। एसेट को ट्रांसफर का खर्चा, खरीदने का खर्चा, और ये इंप्रूवमेंट का खर्चा। याद आ रहा है? और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, 2 को छोड़ के। अगर आपकी एसेट पुरानी है तो एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट का इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स करके कॉस्ट बढ़ जाएगी और प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम लगेगा। और इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? P1 अपॉन P0। याद आ रहा है? P1 मतलब आज का इंडेक्स और P0 जब खरीदा था। वो एग्जाम में दिया हुआ आएगा। और 1920 का याद रख के जाना है 289। क्लियर? बाकी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में 4 चीजें यूज करो। प्रैक्टिकल लाइफ में साइंस या आर्ट्स का बंदा भी यूज वही करता है। फिर मैंने एफवीसी के लिए क्या बताया था? एफवीसी मतलब मैंने बोला था सेलिंग प्राइस होता है, चाहे कम हो सेलिंग प्राइस वही होगी। याद आ रहा है? लेकिन मैंने स्पेशल केस में नोशनल लेने को बोला था। नोशनल याद करो, फटाफट रिवाइज करना है। मैं नोशनल में अगर कंपनसेशन गवर्नमेंट देती है तो नोशनल एफवीसी कंपनसेशन डिक्लेयर्ड। अगर इंश्योरेंस कंपनी देती है तो क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू। फिर मैंने एक केस बताया था पार्टनरशिप का, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। एडमिशन के केस में क्या होगी? एफवीसी बुक वैल्यू या वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और क्या बोलते हैं रिटायरमेंट में? क्या थी? फेयर मार्केट वैल्यू। याद आ रहा होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या बोला था मैंने? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, जितने रुपए में रजिस्ट्री हुई, और एक्चुअल विच एवर इज हायर, ये बता दिया था। ये क्या होती है? एफवीसी। एफवीसी में 3 चीजें लेस होती है, इंप्रूवमेंट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर। एक्विजिशन का पॉइंट क्या पड़ा था? जितने रुपए में खरीदा हुआ एक्विजिशन है। लेकिन अगर किसी केस में नहीं दी हुई हो या भरोसेमंद नहीं हो तो अपन ने क्या लिया था? नोशनल। नोशनल के पॉइंट याद रखो। अगर एसेट 2001 से पहले की है तो क्या पढ़ा था अपन ने? एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 व्हिचएवर इज हायर। याद आ रहा है? एसेट फ्री में है तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई ट्रांजैक्शन में आपको एसेट फ्री में मिली है तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। याद आया? ये हो गया। फिर सेल्फ जनरेटेड एसेट, मैंने को चतुर्भुज का एग्जांपल लिया था। क्या है? वैल्यू होगी नील, चाहे वो 2001 से पहले की हो। याद आ रहा है बच्चों? ये पॉइंट किसके थे? अपने नोशनल के थे। ठीक है, इसके बाद अपन ने इंप्रूवमेंट का पॉइंट पढ़ा था। इंप्रूवमेंट में मैंने आपको बोला था कि अगर इंप्रूवमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो लेस होगा। 2001 से पहले का इंप्रूवमेंट है तो भले ही करोड़ों रुपए का हो, आपको रट के जाना कितना लेना है? नील। और अगर पुराने ओनर ने भी इंप्रूवमेंट का खर्चा किया है, एसेट आपको फ्री में मिली है, तो पुराने ओनर का इंप्रूवमेंट की भी कॉस्ट को क्या करोगे? लेस। क्लियर? कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर मैंने बोला ही था, इंडेक्स नहीं होगा। ब्रोकरेज, लीगल एक्सपेंसेस, स्टैम्प एक्सपेंसेस को क्या करते हैं? एफवीसी में से लेस। क्लियर? ये तो थे नॉर्मल पॉइंट। फिर अपन ने स्पेशल केस पढ़े थे। स्पेशल केस में पहला पढ़ा था डेप्रिशिएबल एसेट। मैंने आपको बोला था स्पेशल केस में जो स्पेशल बात याद रखनी है बस वो दिमाग में रखो, उसके बाद नॉर्मल पॉइंट है। डेप्रिशिएबल एसेट में क्या पॉइंट पढ़ा था? पहला पॉइंट मैंने कहा था गेन और लॉस शैल ऑलवेज शॉर्ट टर्म, चाहे एसेट 10 साल पुरानी है। कॉस्ट जो होगी वो एक्चुअल नहीं होगी, वो क्या होगी? रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। याद आ रहा है? और इंडेक्स का बेनिफिट नहीं है तो इंडेक्स नहीं मिलेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू कॉस्ट होगी, और एसेट का गेन शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा? ये किसके पॉइंट थे? डेप्रिशिएबल के। फिर स्लम सेल पढ़ाया था। अगर कोई एसेट की बजाय बिजनेस बेचे तो उसे क्या बोलते हैं? स्लम सेल। इसमें क्या याद रखना था बच्चों? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का फैसला आपके बिजनेस का होल्डिंग पीरियड ध्यान रखेगा, आपका नहीं। मतलब एसेट का नहीं होगा। बिजनेस कब से चल रहा है? 36 महीने से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म, कम है तो शॉर्ट टर्म। कॉस्ट फिर मैंने कहा था इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरा मैंने कहा था कॉस्ट क्या होगी? नेट वर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट नेट वर्थ। और नेट वर्थ मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। और एसेट माइनस लायबिलिटी में क्या पढ़ाया था बच्चों? क्या क्या ध्यान रखोगे?
अगर एसेट साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग या 35AD से रिलेटेड है तो क्या लोगे? nil। रीवैल्यूएशन रिजर्व का इफेक्ट दे रखा है तो उसे रिमूव करोगे। और डेप्रिशिएबल एसेट की क्या लोगे? रिटर्न डाउन वैल्यू। याद आ रहा होगा। थर्ड स्पेशल केस था कंपनसेशन वाला, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कंपनसेशन दे तो दो बातें हैं, ओरिजिनल कंपनसेशन और एडिशनल। ओरिजिनल में क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? एक तो एफईसी कंपनसेशन डिक्लेयर्ड होगी, टैक्सेबल ईयर हमेशा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट होगा। याद आ रहा है? ठीक है। और कंपनसेशन 10 रुपए क्यों ना मिले, टैक्सेबल पूरा कंपनसेशन डिक्लेयर्ड होगा। और एडिशनल कंपनसेशन में क्या पढ़ा था? टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट, जिस साल मिला। और दूसरा पॉइंट, एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट क्या होती है? nil, क्योंकि वो ऑलरेडी लेस हो चुकी। फिर एक और स्पेशल केस पढ़ा था, किन किन जगह पे इंडेक्स का बेनिफिट नहीं है। कहां पर? डेप्रिशिएबल, एक स्लम सेल, एक मैंने बताया था डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स पर इंडेक्स का बेनिफिट नहीं है, और एक मैंने बताया था नॉन रेजिडेंट्स को भी इंडेक्स का बेनिफिट अलाउड नहीं है। एक और केस पढ़ा था, याद हो तो, कन्वर्जन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। याद आ रहा है? इसके स्पेशल पॉइंट क्या थे? ये एक अकेला ऐसा केस है जहां पे इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर की जगह टैक्सेबल कब होगा? जब वो स्टॉक बिकेगा तब वो टैक्सेबल होगा, लेकिन एफपीसी जो होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, भले ही सेलिंग प्राइस दी भी हो। और फेयर मार्केट वैल्यू कौन सी? एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, नॉट एट द टाइम ऑफ सेल। और P1 भी इन द ईयर ऑफ सेल की जगह एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन वाला ही लो। याद आ रहा है? उसका क्वेश्चन ढंग से करना है। इनके बाद मैंने आपको सेक्शन 54 चालू किए थे और बोला था एक बार गेन आ गया उसके बाद 54 का बेनिफिट देना है अगर वो असेसी फर्दर इन्वेस्टमेंट करता है एज पर गवर्नमेंट। घर के बदले घर लेगा, लॉन्ग टर्म गेन होगा, तो फिर उस केस में रिटर्न की तारीख से पहले नया इन्वेस्टमेंट कर दे, CGDS में जमा करा दे, तो घर के बदले जितना नए रुपए का घर लिया उतना क्या हो जाएगा? लेस। लॉक इन पीरियड होगा 3 साल। ये था 54। एग्रीकल्चर लैंड के बदले एग्रीकल्चर लैंड था 54B। जहां लैंड वर्ड यूज आया है वहां गेन और गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों चलेगा। जहां वर्ड घर आया है, 3 जगह वर्ड घर आया है, एक तो 54GB, 54F और 54, वहां तीनों जगह लॉन्ग टर्म यूज हो रहा है। जहां पर इंडस्ट्री वर्ड यूज आ रहा है वहां असेसी कोई भी हो सकता है। ठीक है। और इंडस्ट्री के अंदर एक था इंडस्ट्री के बदले इंडस्ट्री कहीं भी खरीदो, ड्यू टू कंपल्सरी एक्विजिशन था। एक था रूरल एरिया और एक था SEZ। याद है? ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट रिवाइज करो, एक बार सारी वीडियोस देखो, फिर अपन प्रैक्टिकल्स करते हैं और टेस्ट लेता हूँ आपका, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि आपको सब समझ में ये चैप्टर आ गया। इसके बाद फिर अपन नया चैप्टर करते हैं। ठीक है, चलिए।